नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। प्रयास अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रयास अकेडमी हिसार में ऑफलाइन ब्रांच है। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन प्रयास अकेडमी जो है नए टारगेट बैचेज स्टार्ट करने वाली है। तो आप सभी भी इस पूरी प्रॉपर टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में आप जुड़ सकते हैं। हिसार में ऋषिनगर गली नंबर 2 में एड्रेस रहने वाला है। और ये इंडियन हिस्ट्री की जो है तीसरे नंबर की क्लास रहेगी। तीसरे नंबर की क्लास। दूसरे नंबर की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट जो इंडिया है, इनके टुकड़े। एंशिएंट में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बातचीत की थी। इन सब के बारे में हमने बातचीत की थी, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये वो सब चीज़ें आपको पढ़ाई थी और ये पूरी की पूरी प्रयास अकेडमी की टीम है। इसके साथ आप ऑफलाइन क्लासेज में जुड़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस का भी टारगेट बैच शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ बहुत जल्दी सीईटी मेंस का भी टारगेट बैच शुरू होगा। तो आप प्रयास अकेडमी हिसार के अंदर ऑफलाइन आ सकते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए, इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम ये लिखा था और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से हर एक जो पार्ट हैं जिसमें हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये सब चीज़ें क्या हैं, इन सब के बारे में मैं तुम्हें एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हुए चलूँगा। तो चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं। तो आपको लिखना होगा सबसे पहले नंबर पे कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो नंबर 1 लिखो, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, जैसा कि ग्रुप डी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था, हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में, प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। सबसे पहले इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? हमारा प्रागैतिहासिक काल होता है। और ये कौन सा काल होगा, तो हम बात करेंगे इसकी डिफिनेशन के बारे में। तो ज्ञात समय से ज्ञात समय से ज्ञात समय से पहले का समय, ज्ञात समय से पहले का समय, ज्ञात समय से पहले का समय एवं इस समय के हमारे पास कोई भी सोर्स उपलब्ध नहीं है। इस समय के हमारे पास कोई भी साक्ष्य एविडेंस उपलब्ध नहीं है। कोई भी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त नहीं है। यानी कि इसको हम ये बोल सकते हैं कि अज्ञात समय, यानी कि अज्ञात समय, जिस समय के हमारे पास कोई भी जो है साक्ष्य, प्रूफ, एविडेंस, सोर्स नहीं है, ऐसे युग को हम क्या बोलते हैं? ऐसे युग को हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। गुरुजी हमें एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे तो पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब हम बात करेंगे तो ऐसा युग जहां सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही थे, जिसे आप क्या बोलोगे? स्टोन एज। जिसे आप क्या बोलते हो? स्टोन एज बोलते हो। तो ऐसा समय, जिस समय के हमारे पास कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल हमारे सामने जो है वो कौन सा है? वो पाषाण काल का एग्जाम्पल हमारे सामने है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे। प्रागैतिहासिक का काल हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जब हम बात करेंगे, जिसे आप प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हो, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हो, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड।
इसमें क्या होगा, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये वो समय होगा, इस समय के हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, इस समय के हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, परंतु हम उनको आज तक पढ़ नहीं पाए। लिखित साक्ष्य मिले हैं परंतु हम इनको आज तक पढ़ नहीं पाए, इनको आज तक पढ़ नहीं पाए। एवं केवल अंदाजा लगाते हैं, केवल अनुमान लगाते हैं, केवल अनुमान लगाते हैं, केवल अनुमान लगाते हैं। तो ऐसा युग जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल कहलाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल कहलाएगा। तो इस समय क्या हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, परंतु हम इनको जो है आज तक पढ़ नहीं पाए, केवल अनुमान लगाते हैं। ऐसे युग को हम क्या बोलेंगे, ऐसे युग को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता को रख सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को आप रख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा हम बात करते हो तो यहाँ पर आप वैदिक सभ्यता को रख सकते हो, यहाँ पर आप वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता को रख सकते हो। ये दोनों के दोनों जो सिविलाइजेशन हमारी रहने वाली है, सभ्यताएं हमारी रहने वाली है, ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित सभ्यताएं थे। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बारे में जब हम बात करेंगे, जिसे आप क्या बोलते हो, हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, ये हमारा क्या होगा भाई, साक्ष्यों को देखा गया, इस युग में देखा गया, समझा गया एवं पढ़ा गया समय, एवं पढ़ा गया समय, पढ़ा गया समय। तो याद रख लेना, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, साक्ष्यों को हमने देखा, समझा एवं पढ़ा, ऐसे समय को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। यहां पर हम ये बोलेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य एवं साहित्यों को पढ़ा गया, यानी कि आर्कियोलॉजिकल और लिटरेचर जो हमारे पास सोर्स हैं उनको पढ़ा गया। ऐसे युग को हम क्या बोलते हैं, ऐसे युग को हम बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड, है ना। और हम बात करेंगे यह पुरातात्विक साहित्य व विदेशी पुरातात्विक साहित्य एवं विदेशी यात्रियों पर निर्भर है, एवं विदेशी यात्रियों पर निर्भर है, फॉरेनर ट्रेवलर्स पर।
विदेशी यात्रियों पर निर्भर है, विदेशी यात्रियों पर निर्भर। कि भारत में विदेशी यात्री आए थे तो उनके हमारे पास क्या है, सोर्स हैं। तो ऐसा युग हमारा क्या होता है, ऐसा युग हमारा होता है ऐतिहासिक काल। जैसे हम हवेन स्वांग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 629 ईस्वी में भारत आया था हवेन स्वांग। जैसे हम फायान का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फायान का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इत्सिंग का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, है ना, चीनी यात्री इत्सिंग। इबन बतूता का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मेगास्थनीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। तो याद रख लेना, ऐतिहासिक काल को सिंपल शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि हमारा वर्तमान का युग, जिस युग में हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, एक दूसरे के सामने ये सब चीज़ें शेयर कर सकते हैं। लिटरेचर पर डिपेंड है, आर्कियोलॉजिकल सिस्टम पर डिपेंड है, एवं हम बात करेंगे फॉरेनर ट्रेवलर पर डिपेंड है कि हमारा भारत था, हिंदुस्तान था, आर्यवर्त था, जम्बू द्वीप ये था, तभी तो जो लोग हैं वो घूमने आते थे, यहाँ पढ़ने आते थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, जैसे हवेन स्वांग का मैंने नाम दिया आपको, मेगास्थनीज का नाम दिया, इत्सिंग का नाम दिया, है ना, उत्वी फिरदोशी एल्बेरुनी का नाम दिया। तो वो घूमने के लिए आए थे भारत में। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है। इससे पहले जो क्लासें मैंने आपको बताई थी कि हम हिस्ट्री को, प्राचीन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन तीनों की मैंने क्या लिखवाई, आपको डिफिनेशन लिखवाई है। आज क्या लिखवाई है, डिफिनेशन। इसके बाद होगा पाषाण काल और फिर होगा ताम्र पाषाण काल। अब हमें लिखना होगा आगे पाषाण काल। यहां पर हम लिखेंगे पाषाण काल, स्टोन एज। पाषाण काल, स्टोन एज के बारे में हम बात करेंगे कि क्या है स्टोन एज। स्टोन क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, स्टोन एज। तो यहां पर आपको लिखना है सबसे पहले स्टोन एज, पाषाण काल। तो स्टोन एज के बारे में हम बात करेंगे तो वह समय, वह युग जो पत्थरों के साथ साथ चल रहा था, वह समय जो पत्थरों के साथ साथ चल रहा था, वह समय जो पत्थरों के साथ चल रहा था, पत्थरों का युग था। अब मनुष्य था तो वो हंटिंग करता था, या ऐसा भी हो सकता है कि नहीं होगा मनुष्य, ऐसा भी मान सकते हैं, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी इस संसार की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी मानी जाती है। और जब अरावली की हम बात करते हैं तो जो पैदा हुई थी तो उसके साथ साथ मनुष्य पैदा नहीं हुआ। तो पत्थरों का युग हम बोल सकते हैं, पत्थरों का युग हम बोल सकते हैं, या इस युग के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि आग का आविष्कार हुआ होगा, पाषाण काल के अंदर हुआ होगा। आगे हम आग की बात करेंगे आगे चल करके। इसके बाद हमें लिखना होगा ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, जिसे आप बोलते हो कॉपर स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज। अगर इस ताम्र पाषाण काल के बारे में हम बात करेंगे, कॉपर स्टोन एज के बारे में हम बात करते हैं, तो ये क्या है, तो पत्थरों के युग के साथ साथ तांबा धातु का भी प्रयोग किया गया था। तो ये बोलेंगे पत्थरों के समय के साथ साथ, पत्थरों के समय के साथ साथ, पत्थरों के समय के साथ साथ तांबा धातु का प्रयोग किया गया, तांबा धातु का प्रयोग किया गया, तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इसीलिए इस समय को हमने बोला, इसीलिए इस समय को
कॉपर स्टोन एज बोला, इसीलिए इस समय को ताम्र पाषाण काल कहा। ताम्र पाषाण काल कहा। एवं तांबा धातु की खोज, एवं तांबा धातु की खोज, तांबा धातु की खोज सबसे पहले 5000 ईसा पूर्व में हुई थी। तांबा धातु की खोज सबसे पहले 5000 ईसा पूर्व में हुई थी। 5000 ईसा पूर्व में हुई, 5000 ईसा पूर्व में हुई थी। ये आपको नोट कर लेना है, ये आपको नोट करनी है। तो ये हमारा स्टोन एज हमने देखा, कॉपर स्टोन एज हमने देखा, कॉपर स्टोन एज और स्टोन एज हमने देखा। तो ये चीज़ें जो है आपको नोट करनी होगी। यहीं पर हम बात करेंगे आगे चल करके, यहीं पर हम आगे चल के बात करते हैं आगे हमें क्या लिखना होगा इसके बाद। तो हमें आगे युग लिखना होगा पोलियोलिथिक पीरियड, यानी कि पाषाण काल के कुछ पार्ट होते हैं। जैसे हम बात करेंगे नंबर 1, पाषाण काल के कुछ, इस पाषाण काल के कुछ पार्ट होंगे। पूरा पाषाण काल, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसमें हम बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलियोलिथिक पीरियड। तो पूरा पाषाण काल जो, इसका अर्थ क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा पत्थरों का युग। इसका अर्थ क्या होगा, पत्थरों का युग, पत्थरों का युग। यानी कि जो पत्थरों का युग था इसकी आयु डिसाइड हम नहीं कर सकते। यानी कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पाषाण काल पत्थरों का युग से पहले का समय पूरा पाषाण काल हो सकता है। तो हम बात करेंगे इस युग के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सबसे पहले अध्ययन इस पूरा पाषाण काल का किसने किया था। काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहले अध्ययन, सबसे पहले अध्ययन पूरा पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन 1863 में रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्रूस द्वारा, रॉबर्ट ब्रूस द्वारा जो है इसका अध्ययन किया गया था। यहाँ पे ये बोलेंगे पत्थरों का उपयोग होता था, ऐसा लिख सकते हैं, पत्थरों का उपयोग, पत्थरों का उपयोग। इसके अलावा हम बात करेंगे, यहाँ पे ये लिख सकते हैं शिकार का अल्प ज्ञान होता था। शिकार का अल्प ज्ञान मतलब आधा ज्ञान, शिकार का अल्प ज्ञान था मनुष्य को। यहाँ पे शिकार का अल्प ज्ञान था, तो शिकार का अल्प ज्ञान था तो यहाँ पे कच्चा मांस खाया करता था, या जो भी पेड़ पौधा उनकी पत्तियां आदि खा लेता था। कच्चा मांस, पेड़ पौधे की पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियां आदि खाता था, ऐसा मान सकते हैं। पेड़ पौधों की जो पत्तियां उनको खाया करता था, ऐसा मान सकते हैं। इस युग में पेड़ पौधों की पत्तियां आदि खाया करता था, है ना। और हम बात करेंगे मनुष्य का जीवन जो है वो अस्थिर था, स्थिर नहीं था। जीवन कैसा था, अस्थिर जीवन था, अस्थिर जीवन अस्थिर था, मतलब घुमंतु प्रवृत्ति का था, जीवन स्थिर नहीं था। और खानाबदोश होते थे ये लोग, खानाबदोश थे, खानाबदोश थे। और यहीं पर हम बात करेंगे चित्रकारी प्रथा की शुरुआत देखी गई है। चित्रकारी जो प्रथा है उसकी शुरुआत देखी गई है। और चित्रकारी प्रथा के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे शैल चित्र सबसे पहले देखने को मिले हैं। शैल चित्र, शैल चित्र के बारे में हम बात करेंगे, ये हमें सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पर जो है लाल हरे
रंग का प्रयोग किया गया था। लाल एवं हरे, लाल एवं हरे रंग का प्रयोग, लाल एवं हरे रंग का प्रयोग किया गया, लाल एवं हरे रंग का प्रयोग। और यहीं पर हम बात करेंगे भीमबेटका की खोज हुई थी, भीमबेटका की गुफा। तो यहाँ पे लिखोगे भीम बेटका, भीमबेटका की गुफा जो है उसको खोजा गया था। भीमबेटका की जो गुफा है या गुफाएं हैं उनकी खोज हुई थी। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ भीमबेटका की गुफाओं की खोज, खोज हुई थी यहाँ पे। और कहाँ पे है भीमबेटका की गुफाएं? तो मध्य प्रदेश के अंदर, आपको याद रख लेना है, मध्य प्रदेश के अंदर, है ना। और इसको खोज हम बात करेंगे, खोज करने वाला वीएस वाकड़कर, वीएस वाकड़कर के द्वारा कब खोजी गई थी? 1957-58 में, 1957-58 में इसको खोजा गया था। इसी काल का ये देखने को मिलती है गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, आपको याद रख लेना है ना। और इन भीमबेटका की गुफाओं को हम क्या बोलते हैं? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर आती है। इन्हीं को हम महाभारत कालीन गुफाएं बोलते हैं, महाभारत कालीन गुफाएं भी बोलते हैं, महाभारत कालीन गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जो है इनको आप महाभारत कालीन गुफाएं भी बोलते हैं। इतनी सब बातें तुम्हें लिखनी होगी, है ना। तो ये पूरा पाषाण काल की पूरी कहानी थी जो हमने लिखी है। इसके बाद आप लिखोगे पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल। आगे लिखो आप मीजोलिथिक पीरियड, नंबर 2 पे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल लिखोगे। इसके अलावा इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं? तो इसको हम नाम दे सकते हैं लघु पाषाण काल, लघु पाषाण काल, लघु पाषाण काल। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? लघु पाषाण काल नाम दे सकते हैं, लघु पाषाण काल। यहीं पे हम बात करेंगे तो मनुष्य के द्वारा तीर एवं कमान का प्रयोग किया गया था इसी समय में। तीर कमान का प्रयोग पेपर में आता है, तीर कमान का प्रयोग, तीर कमान का मनुष्य के द्वारा जो है प्रयोग किया गया था, तीर कमान का प्रयोग किया गया मनुष्य के द्वारा किस काल में? तो आप कहोगे मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल के अंदर। यहां पर मनुष्य को शिकार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, शिकार का पूर्ण ज्ञान, शिकार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। मनुष्य को शिकार का पूर्ण ज्ञान हुआ। और यहीं पर इसी युग के अंदर पशुपालन की शुरुआत करता है मनुष्य, पशुपालन की शुरुआत की। और सबसे पहले पाला गया पशु कुत्ता, पशुपालन की शुरुआत की। एवं सबसे पहले पाला गया पशु कुत्ता था, एवं सबसे पहले पाला गया पशु कुत्ता था, सबसे पहले पाला गया पशु जो वो कुत्ता था। सभी को पता है पशु कुत्ता था, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पाला गया था। डॉगी को, कुत्ता को पाला गया था, याद रख लेना। और हम बात करेंगे इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं कि कुत्तों को पाला गया था। आदमगढ़, आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से जो है हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हमें साक्ष्य बागोर राजस्थान से देखने को मिले हैं, बागोर राजस्थान से जो है हमें देखने को मिले हैं, है ना। और इसी युग के अंदर मिट्टी के बर्तन,
मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे थे मनुष्य ने, है ना। मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे थे मनुष्य ने इस युग के अंदर, आपको याद रख लेना है। और हम बात करेंगे जो मिट्टी के बर्तन बनाने के जो तौर तरीके मनुष्य ने अपनाए थे, उनके हमें उनके साक्ष्य सोर्स कहाँ से मिलते हैं। साक्ष्य तो आपको याद रखना होगा, साक्ष्य मिले हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज यूपी से। यूपी पुलिस के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो आपको लिखना होगा शव दफनाने की प्रथा यहां पर शुरू होती है। शव दफनाने की प्रथा, ये पेपर में आया हुआ है। शव दफनाने की प्रथा शुरू हुई थी। शव दफनाने की प्रथा शुरू इस युग में हुई थी, तो आपको याद रखना मध्य पाषाण काल के अंदर। और यहां से हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल जहां से हमें सोर्स मिले हैं, तो आपको लिखना है लेखिया स्थान के बारे में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ से हमें 17 नर कंकाल तंत्र मिले हैं। 17 नर कंकाल तंत्र हमें देखने को मिले हैं यहाँ से। इसके अलावा हम बात करेंगे दमदमा उत्तर प्रदेश। एक ही कब्र में 3 समाधि प्राप्त हुई है। एक ही कब्र में 3 समाधि प्राप्त हुई है। एक ही कब्र में 3 समाधि मिली है। 3 समाधि, एक ही कब्र में कितनी समाधि मिली है? 3 समाधि, है ना, याद रखना है। इसके अलावा हम बात करेंगे, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। महदहा उत्तर प्रदेश के अंदर स्थान है। महदहा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे युगल समाधि मिली, यानी कि कपल की समाधि मिली है। युगल समाधि। तो ये कौन सा युग हमारा? तो ये युग रहने वाला हमारा मध्य पाषाण काल, जिसे आप लघु पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद जो हमें क्या पढ़ना होगा, इसके बाद हमारा नियोलिथिक पीरियड आता है, नव पाषाण काल आता है। ठीक है ना, हाँ। और इसी समय के हम बात करेंगे एंड में, अगर हम चर्चा करते हैं, इसी समय के एंड में, अंत में अगर हम चर्चा करते हैं, तो मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार, देखो आग के डिस्कवरी के बारे में हम बात करेंगे। तो आग का आविष्कार इसी युग में माना जाता है। आग का आविष्कार किया था मनुष्य ने। आग का आविष्कार, आग को डिस्कवर किया था, फायर डिस्कवर, है ना। कुछ किताबें आपको ये से बताती है कि पूरा पाषाण काल के अंदर आग का आविष्कार हुआ था। पूरा पाषाण काल में ऐसे भी बताती है, अगर हुआ है पूरा पाषाण काल में, तो इस पूरा पाषाण काल के एंड में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? एंड में। लेकिन बिल्कुल सही अगर माना जाए तो मध्य पाषाण काल के अंदर जो है वो आग का आविष्कार हुआ है। इसके बाद आता हमारा नव पाषाण काल, नंबर 3 पे, नियोलिथिक पीरियड। नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। अगर हम नव पाषाण काल के बारे में बात करेंगे, तो इस नियोलिथिक पीरियड के बारे में हमें क्या क्या देखना होगा। तो इसके अंदर कृषि के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। कृषि के साक्ष्य, इस युग के कृषि के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान से। मेहरगढ़ पाकिस्तान से कृषि के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं नियोलिथिक पीरियड के, है ना।
यहीं पर हम बात करेंगे पूजा के साक्ष्य मिले हैं, पूजा के साक्ष्य मिले हैं। यहीं पर हम बात करेंगे पूजा के साक्ष्य के साथ साथ पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार इसी में देखा गया है, पहिए का आविष्कार हमें देखने को मिला है। इसके अलावा हम बात करेंगे इस युग में जो छोटे पत्थर थे, इस युग में छोटे पत्थर, इस युग में जो छोटे पत्थर थे उनको क्या कहा गया, पेपर में आता है माइक्रोलिथ, उनको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया। यहां पर हम बात करेंगे यहां पर हम बात करेंगे मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किए के साक्ष्य में मिले हैं, तांबा धातु प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं, प्रयोग के साक्ष्य, तांबा धातु प्रयोग के साक्ष्य में मिले हैं। बेलन घाटी से मिले हैं, बेलन घाटी, सोहन घाटी, सिंहभूम, सोहन घाटी, सिंहभूम, यहां से जो है हमें तांबा के प्रयोग करने के साक्ष्य मिले हैं, याद रख लेना, है ना। यहीं पर हम बात करेंगे तो जो सबसे पहले कृषि की गई थी, सबसे पहले कृषि गेहूं और जौ की गई थी, गेहूं एवं जौ। अगर हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि तो मनुष्य ने इस मध्य पाषाण काल के अंदर ही करना सीख लिया था, लेकिन साक्ष्य हमें नव पाषाण काल के मिले हैं। तो कृषि की बात करेंगे तो 7000 ईसा पूर्व में मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कृषि की गई थी, कृषि की गई, कृषि की गई थी। ये आपको बात नोट कर लेनी है। तो ये नव पाषाण काल की कहानी थी। इसके बाद हमारी शुरुआत होती है, आगे हम जब बढ़ते हैं तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की शुरुआत होती है। तो आगे आपको लिखना होगा ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, इसकी शुरुआत होती है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति ये क्या थी? जिस काल में मनुष्य के द्वारा, जिस काल में मनुष्य के द्वारा पत्थरों के साथ साथ तांबे धातु का प्रयोग किया गया, पत्थरों के साथ साथ तांबे धातु का प्रयोग किया गया, तांबा धातु का प्रयोग किया गया, तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इसको हमने क्या बोला? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। ये बात तुम्हें नोट कर लेनी है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं? इसे नव पाषाण कालीन संस्कृति भी बोलते हैं। दूसरा नाम नव पाषाण काल, नव पाषाण काल संस्कृति, नव पाषाण काल संस्कृति बोलते हैं। नियोलिथिक पीरियड के अंदर ही आएगी ये,
संस्कृति कहा जाता है? ये बात तुम्हें नोट करनी है। इसके साथ साथ हम लिखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सर्वप्रथम खोजी गई धातु थी तांबा। सर्वप्रथम धातु तांबा को खोजा गया। तांबा को 5000 ईसा पूर्व में खोजा गया, बीसी में खोजा गया। तांबा को खोजा गया था, तो इसलिए इसे ताम्र पाषाण कालीन या ताम्रकालीन संस्कृति के नाम से इसे हम बोलते हैं, है ना। और तांबे के साक्ष्य भारत में सबसे पहले, तांबा के साक्ष्य भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले अत्तीरपक्कम मद्रास से मिले हैं। अत्तीरपक्कम मद्रास से मिले हैं। अत्तीरपक्कम मद्रास से प्राप्त हुए हैं, से प्राप्त हुए। और मद्रास आपको पता है तमिलनाडु में है, याद रख लेना। और यहाँ से तांबे की हैंडेक्सस देखने को मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी देखने को मिली थी। तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी यहाँ से, तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी, याद रख लेना, तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। यह सभ्यता सर्वप्रथम इतिहास में ग्रामीण सभ्यता थी। सर्वप्रथम इतिहास में ग्रामीण सभ्यता थी। इतिहास में ग्रामीण सभ्यता थी। यह हम बोल सकते हैं कि भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के लोग गांव में रहते थे। गांव में रहते थे। यहाँ के लोग जो है गांव में रहते थे एवं लिखने की कला बहुत कम जानते थे। लिखने की कला न के बराबर थी। लिखने की कला ना के बराबर थी। ना के बराबर थी, याद रख लेनी भाई, है ना। और हम बात करेंगे ताम्र पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से स्थल थे। तो इस समय के प्रमुख स्थल की अगर बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया अत्तीरपक्कम मद्रास, अत्तीरपक्कम मद्रास एक स्थल प्रसिद्ध था। देमाबाद महाराष्ट्र का प्रसिद्ध स्थल था। देमाबाद महाराष्ट्र ये प्रसिद्ध स्थल था। इसके अलावा हम बात करेंगे ये देमाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर, ये तांबावली के नाम से ताम्रकाल की सबसे बड़ी बस्ती थी। ये सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है, बहुत बार पेपर में आई है। सबसे बड़ी बस्ती, सबसे बड़ी बस्ती थी ये। इसके अलावा आहार का नाम तांबावली ही था। आहार का नाम तांबावली, उत्तर प्रदेश में स्थित आहार का नाम तांबावली, ये प्रसिद्ध स्थल। बनास संस्कृति थी राजस्थान में। बनास संस्कृति राजस्थान में। बनास संस्कृति राजस्थान में। कायथा संस्कृति कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में।
मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में। ये संस्कृति पूछी जाती है कि कहाँ पर स्थित थी, काफी बार आई है मालवा और कायथा, तो ये भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। जारवे संस्कृति महाराष्ट्र के अंदर, जारवे संस्कृति महाराष्ट्र में, जारवे संस्कृति महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ये प्रमुख ताम्रकालीन संस्कृतियां हुआ करती थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये बातें जो है आपको याद रखनी होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए इसके बाद जो हमारा डायरेक्ट फिर एक अगला चैप्टर शुरू होता है जिसे आप बोलते हो सिंधु घाटी सभ्यता। एक अगला चैप्टर होगा जिसे आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, और वो सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर होगा वो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो ये अपनी एकेडमी है, प्रयास एकेडमी में आ सकते हैं। पूरी की पूरी टीम आपको दिखाई गई है। यहाँ पर आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं बेहतरीन टीम के साथ, ठीक है ना। बेहतरीन टीम के साथ। एड्रेस रहेगा बस स्टैंड हिसार, गली नंबर 2, प्रयास एकेडमी का, ठीक है ना। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।